ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैवी साइड ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए मैक्सवेल, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज के बारे में स्टडी किया, कैपेसिटेंस के लिए डी सोटी ब्रिज के बारे में स्टडी किया, फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए वीन ब्रिज के बारे में स्टडी किया। इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम हैवी साइड ब्रिज को यूज करते हैं। हैवी साइड ब्रिज में आज के हमारे इसमें कंटेंट होंगे कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, बैलेंस इक्वेशन ऑफ द हैवी साइड ब्रिज फ्रॉम द एसी ब्रिज सर्किट डायग्राम एंड द फेजर डायग्राम। So first we will see that the what is the self inductance and mutual inductance. Suppose as shown in the figure there are two inductor, two windings L1 and L2, and it is the bound on a material. Then the cross sectional area is given of the material is A. Then as shown we can see that these are generating the self inductance L1 and L2. Both the coil have the self inductance here L1 and L2. L1 have the N turn and L2 also have the N turn. So we can say that self induction L is an insulator. If an insulator generates an induced EMF within itself as a result of changing magnetic field around its own turn, when this EMF is induced in the same circuit in which the current is changing, this effect is called the self inductance. अगर हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हो कॉइल्स में और इसका जो उसी सर्किट में जो हमारा जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन अगर एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में जो जनरेट होता है इंडक्टेंस दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। When the EMF is induced into an adjacent coil situated within the same magnetic field, the EMF is said to be induced magnetically, inductively or by mutual inductance, that is represented by the symbol M. Then when two or more coils are magnetically linked together by a common magnetic flux, they are said to have the property of mutual inductance. अगर ये हमारी दोनों coils हैं magnetically linked हैं, अगर हमने current flow किया तो definitely magnetic field will generate, then due to which these will be linked both the coils with the same magnetic field and due to which the mutual inductance will be generated. Mutual inductance is the basic operating principle of, we can see that in practical example हम देख सकते हैं कि लाइक ट्रांसफॉर्मर हैं, मोटर हैं, जनरेटर हैं, इन सब में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो हम इसमें फिजिकली आपस में दोनों कॉइल का कांटेक्ट नहीं होता, दे विल बी एट ए सर्टेन डिस्टेंस। Then we can define that mutual inductance as the current flowing in one coil that induces a voltage in an adjacent coil. जब हम एक कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं दूसरी कॉइल में कुछ वोल्टेज जनरेट होता है दैट इज लिटिल बिट फार फ्रॉम दैट कॉइल। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हमने L1 कॉइल और L2 कॉइल, ये दीज आर कॉल्ड द म्यूचुअली कपल्ड कॉइल्स। एंड अगर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कम और ज़्यादा कब होगा, अगर ये लार्ज डिस्टेंस पर होंगी तो ये कम होगा, कम डिस्टेंस पर होंगी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ से यहाँ पर इजीली पहुँच जाएगा अगर इनका डिस्टेंस कम होगा। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि जो एक कॉइल में ही है वो जनरेट होता है दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में आपस में लिंक्ड होने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो जनरेट होता है। जनरल फॉर्मूला अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि M = √L1 L2 हेनरी। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर अगर हमारा कोई छोटा सा न्यूमेरिकल हमसे पूछा जाए कि हमको दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दे दे जिनका कि सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, तो हम उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। That was for revising the concept of the self-inductance and
म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हमें पढ़ना है हैवी साइड ब्रिज, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के किस तरह से काम में आता है। तो हैवी साइड ब्रिज मेजर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ नोन सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्म में ही मेजर करता है। द सेम ब्रिज, अगर इसको मॉडिफाइड कर देते हैं तो यूज्ड बाय द कैंपबेल ने भी इनको यूज किया टू मेजर ए सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ ए नॉन म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम कैंपबेल ने क्या किया कि सेल्फ इंडक्टेंस मेजर किया जबकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस पता था। और हैवी साइड ब्रिज में हम क्या करते हैं कि वी मेजर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इफ द सेल्फ इंडक्टेंसेस आर गिवन। यहाँ पर हम केवल हैवी साइड ब्रिज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि ब्रिज का अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे 4 आर्म्स होती हैं ब्रिज में, सोर्स है, डिटेक्टर है, AC सोर्स लिया हुआ है। A और B के बीच में हमने L1 कॉइल ली हुई है, इसका रेजिस्टेंस R1 है। इसी तरह से A और D में हमने इंडक्टर L2 लिया हुआ है जिसका कि रेजिस्टेंस R2 है। एंड R3 R4 हैव द प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट्स। द करंट I1 will flow in the AB and same because these and it are in series, so the current I1 will also flow here। इसी तरह से इसमें I2 करंट फ्लो होगा AD में और वही DC में भी होगा क्योंकि AD और DC है वो आपस में भी सीरीज में है। टोटल जैसे वोल्टेज ड्रॉप है जितना AB पर होगा उतना ही AD पर होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AD। इसी तरह से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस BC विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस CD। और टोटल वोल्टेज ड्रॉप E that will be the voltage drop on ABC will be E, total voltage drop that will be equal to the ADC। तो voltage drop on ABC will be equal to voltage drop of ADC that will be equal to E। अगर ये E1 है इस पर हमारा E2 है तो E1 प्लस E2 मिलकर ये हमारा E1 आ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक दूसरी कॉइल ली हुई है। अब इन दोनों कॉइल्स के बीच में यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम करंट फ्लो कराएंगे सर्किट में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। इसको हमने M से रिप्रेजेंट किया हुआ है। करंट हमारा इस सर्किट से हमारा यहाँ से I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, तो जो करंट यहाँ से हमारा टोटल I1 प्लस I2 करंट है वो फ्लो हो रहा है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द हैवी साइड ब्रिज के जो सर्किट डायग्राम है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इजी है, आप इजीली बना सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ M इज द अननोन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हम निकालना चाहते हैं। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, M को फाइंड आउट करना। L1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्राइमरी कॉइल मान ले तो ये सेकेंडरी कॉइल है, उसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस है L2। इसी तरह से L2 नॉन सेल्फ इंडक्टेंस, L2 हमने जो AD आर्म में लिया हो ये हमारे पास नॉन होगा सेल्फ इंडक्टेंस। R1 R2 R3 नॉन इंडक्टिव रेजिस्टर्स, ये 4 R1 R2 R3 R4 है, ये नॉन रेजिस्टिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं। तो एट बैलेंस कंडीशन, जैसा कि अभी हमने काफ़ी ब्रिज देख लिए कि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन B एंड C। तो वोल्टेज ड्रॉप B और C पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन D एंड C। वो D और C के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। इस पर वोल्टेज ड्रॉप और इस पर वोल्टेज ड्रॉप है, दैट विल बी इक्वल। देन वी कैन राइट द बैलेंस इक्वेशन। अगर हम लिखें तो I1, इसमें हमारा करंट I1 फ्लो रहा है तो I1 R3, इम्पीडेंस ऑफ BC विल बी I1 R3 एंड इम्पीडेंस ऑफ CD विल बी I2 R4। तो इसको हमने लिख दिया कि ये इसके बराबर है तो इनके इम्पीडेंसेस हमने बराबर लिख दिए। तो I1 R3 इक्वल टू I2 R4, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो द सेकंड अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ABC मस्ट इक्वल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ADC। तो यहाँ पर हमने लिया है कि ABC पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप ऑन ADC। इस पर और इस पर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। तो पहले हमने ABC पर वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना होगा, इसका इम्पीडेंस, वो हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो दैट वी हैव रिटन इज
I1 प्लस I2 जे ओमेगा एम, ये टर्म हमारी कहाँ से आई, I1 प्लस I2 करंट आ रहा है, M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो I1 प्लस I2 जे ओमेगा एम इसको लिख दिया हमने, प्लस L1 जे, प्लस हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर हमने लिखा है दूसरी जो इक्वेशन हमारी दूसरी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म हमने लिखी थी, देन सेकंड टर्म हमारी R1 प्लस R3 जे ओमेगा L1, टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया आप देखिए, इसके अलावा R1 प्लस R3 प्लस जे ओमेगा L1, और इसमें हमने I1 करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हमने I1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ए बी सी का इम्पिडेंस हमारा हमने लिख दिया जे ओमेगा एम प्लस जे ओमेगा एम I1 प्लस I2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस R1 प्लस R3 प्लस जे ओमेगा L1 मल्टीप्लाइड बाई I1। इसी तरह से हमने इसका अगर हम लिखेंगे तो इसका देखिए आप देख रहे हैं जे ओमेगा L2 है यहाँ पर हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम I2 से, प्लस R2 प्लस R4, इन सबको I2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने इसके बराबर लिख दिया R2 प्लस R4 प्लस जे ओमेगा L2 इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई I2। तो ये हमने इसमें ये किया ए बी सी पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसका इम्पिडेंस इसके बराबर कर दिया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी I1 इक्वल टू R4 अपॉन R3 इंटू I2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये हम इस सेकंड इक्वेशन में अगर हमने पुट कर देते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो हम अगर पुट करते हैं, देखिए पहले हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करके लिखा है I1 जे ओमेगा एम प्लस I2 जे ओमेगा एम प्लस I1 R1 R3 जे ओमेगा L1 इक्वल टू I2 R2 प्लस R4 प्लस जे ओमेगा L2। अब हमने इसमें वैल्यू को पुट किया है, तो यहाँ I1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो जे ओमेगा एम, अब I1 की वैल्यू R4 अपॉन R3 यहाँ पर हमने पुट कर दी, और I2 कॉमन ले लिया इसमें से, दोनों में से +1, जे ओमेगा एम कॉमन आ गया, I2 कॉमन आ गया, तो ये दोनों मिलकर जब I2 की वैल्यू अपने I1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, प्लस I1 यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू दिस I2 R2 प्लस R4 प्लस जे ओमेगा L2। अब हम इक्वेशन थर्ड को देखिए, सभी में राइट और लेफ्ट हैंड साइड में I2 आ रहा है, I2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन थर्ड को, तो हमारी इक्वेशन होगी नेक्स्ट इक्वेशन दैट विल बी दिस, हमारी इक्वेशन होगी। अब अगर हम इस इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट बाई रियल पार्ट को अगर हमने कंपेयर किया तो देखिए R4 अपॉन R3 मल्टीप्लाइड बाई R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो R3 से R3 कैंसिल, देन R4 इक्वल टू R2 प्लस R4, ये रियल पार्ट हो गया, R4 से R4 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास क्या बचेगा R1 इक्वल टू, जो हमारे पास R1 की वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर, दैट विल बी द R, इस तरह से R1 की जो वैल्यू हमारे पास R2 R3 अपॉन R4 आ गई। अब अगर हम रियल के बाद इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है m इक्वल टू दिस, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन आ गई, m इक्वल टू L2 माइनस L1 R4 अपॉन R3 प्लस 1। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव इक्वेशन दैट, अगर हम इससे देखें m, जिसको कि हम इंटरेस्टेड इसी में थे कि भाई हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना था, तो ये देखेंगे कि हमें L1 द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस मस्ट बी नोन इन ऑर्डर दैट m बी मेजर्ड बाय दिस हैवी साइड ब्रिज मेथड, कि हमको L1 L2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू को मेजर कर पाएंगे m की वैल्यू को। अगर हम इसमें R3 और R4 को बराबर ले लेते हैं, जो हम रेजिस्टेंस हमने लिए थे दोनों आर्म्स में, इन दोनों को अगर हम बराबर ले लेते हैं तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द m इक्वल टू इसमें R3 R4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ तो 2 हो जाएगा 1 प्लस 1, और दैट विल बी L2 माइनस L1, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ m। और इससे अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस L2 कैलकुलेट
चाहें तो L2 अगर कैलकुलेट इसको सॉल्व करने पे 2m+L1 आ जाएगा। तो ये हैवी साइड ब्रिज के लिए अगर हमको दो इंडक्टर दे रखे हैं R3 R4 बराबर है तो m इजीली कैलकुलेट हो सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, और हम सेल्फ इंडक्टेंस L2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसका फेजर डायग्राम को हम देखें कि हमारा फेजर डायग्राम है वो किस तरह का होगा, जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि I1 R1 हमने फर्स्ट यहाँ पर लिया कि I1 R1 इजकल टू I2 R2, जैसा कि डायग्राम में भी था, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो I1 R1 होगा दैट विल बी द I2 R2, ये सेम है दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप, तो हमने इनका फेजर है वो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में इस तरह से लिया है। यहाँ पर फेजर डायग्राम में I1 R1 इजकल टू I2 R2 ये हमने ले लिया। इसी तरह से I1 R3 इजकल टू I2 R4 लिया हुआ है। तो दूसरा फेजर डायग्राम जो हम लेंगे यहाँ पर ये वाला फेजर डायग्राम हमने ले लिया, दैट विल बी द I1 R3 इजकल टू I2 R4, ये इस पर वोल्टेज और इस पर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है, तो ये हमने इसको यहाँ पर ये दिखा दिया। ये दूसरा फेजर डायग्राम I1 R3 इजकल टू I2 R4, ये हमारा ये फर्स्ट फेजर डायग्राम आ गया। अब इसके अबोव में इंडक्टर हम देखेंगे तो फर्स्ट जो हमारी आर्म है जहाँ पर हमारा I1 R1 है कनेक्टेड, वहाँ पर कितना है हमारा इंडक्टर I1 + I2 j⍵m और I1 ω_L1, ये और ये इसका रिजल्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस टोटल और रिजल्टेंट ये, जैसा कि इसमें बताया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू E1, ये हमारा ये ले लिया हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस j⍵m हो गया यहाँ पर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस हमारा L1 हो गया। तो ये टोटल इसका और रिजल्टेंट और सम हो जाएगा दोनों का प्लस R1, इनका जो वोल्टेज ड्रॉप इस पर इंडिकेट करेगा AB पर। तो यही हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है फेजर डायग्राम में कि इस ये वाला प्लस ये इंडक्टर लीड करता है तो हमने इसको ऊपर लिया, कैपेसिटर होता तो नीचे की तरफ लेते। तो I1 ω_L1 प्लस I1 प्लस I2 ω_m, ये दोनों मिलकर रिजल्टेंट वोल्टेज बना रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरा आर्म की तरफ लेते हैं तो I1 R3 I2 R4 हो गया, ये तो टोटल हमारा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो दूसरी तरफ हमारा I2 ω_L2, क्योंकि इस तरफ हमारे पास केवल क्या है ω_L2 लिया हुआ है हमने यहाँ पर, तो हमने इसको लिख दिया j⍵L2, ये और ये मिलकर हमारा इसका रिजल्टेंट वोल्टेज ड्रॉप बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया भी हुआ है हमने फेजर डायग्राम में। ये उसका ये वाला हमने ले लिया I1 R3 और I2 R4, ये फेजर प्लस ये इंडक्टर के लिए आ गया, इनका रिजल्टेंट जो है वो हमारा आ गया। अब इनका टोटल जो रिजल्टेंट होगा तो इसका जो रिजल्टेंट है और इसका रिजल्टेंट है ये दैट विल बी द E। तो ये एक तरह से हमने ये E जो है हमारा ये इससे इंडिकेट हो रहा है कि टोटल जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस फेजर। तो दैट वेरी इजी कि हम फेजर डायग्राम इसका अगर हमें ये भी हमें देखना चाहिए। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि आज हमने ये देखा कि भाई किस तरह से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू को, और इसका फेजर डायग्राम है हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हैवी साइड ब्रिज के थ्रू। तो हैवी साइड ब्रिज से म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करना, बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व करना, और इसी तरह से इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना, ये आज हमने देखा। तो इस तरह से हमने ये आज सारे ब्रिजेस के बारे में इस चैप्टर 5 को हम फिनिश कर रहे हैं। हमने ये सारा इसमें देख लिया कि किस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी और म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। इनको आप सब इनको स्टडी करिए। थैंक्स।